हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम रेशियो एनालिसिस के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सोल्वेंसी रेशियोज़ को। पहले हमने स्टडी करी थी लिक्विडिटी रेशियोज़ की। देखिए, लिक्विडिटी और सोल्वेंसी में जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो ये है कि लिक्विडिटी रेशियोज़ बताते हैं हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जबकि सोल्वेंसी रेशियोज़ बताते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। इसलिए जब भी हम सोल्वेंसी रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हम कभी भी करंट लाइबिलिटीज़ को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो solvency ratios indicate the long term solvency of a firm and indicate the ability of the firm to meet its long term commitments with respect to periodic payment of interest during the period of the loan and repayment of principal on maturity or in predetermined installment and due dates। कि क्या कंपनी ने जो भी लोन ले रखे हैं क्या वो उनके इंटरेस्ट का पेमेंट और उनके प्रिंसिपल का पेमेंट टाइमली करने में कैपेबल है या नहीं है। तो इसके अंदर हम 5 रेशियो उसकी स्टडी करते हैं: डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं इनकी। नंबर 1, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो इज कंप्यूटेड टू असेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। द रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन external debts and internal equities of the enterprise. The formula is no long-term debts upon shareholders funds। तो ये जो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, ये एक तरह से प्रपोर्शन बताता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स जो हमने बाहर से लोन ले रखा है और शेयर होल्डर्स फंड्स माने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है, कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनका आपस में रेशियो क्या हो। जनरली डेट इक्विटी रेशियो 2:1 इज कंसीडर्ड एज एन अप्रोप्रिएट रेशियो। यानी अगर हमारे डेट हमारी इक्विटी के डबल तक भी हैं तो भी उसको ठीक माना जाता है, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा हो जाएं तो फिर कंपनी थोड़ा सा रिस्की मानी जाती है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़, चाहे वो सिक्योर्ड हों चाहे वो अनसिक्योर्ड हों। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एक्सेट्रा। एंड शेयर होल्डर्स फंड्स कहते हैं हम, इसमें इंक्लूड होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड्स इज लाइक दिस। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस? The objective of debt equity ratio is to assess the proportion of external funds and shareholders funds invested in the company। कि क्या रेशियो है दोनों का। This ratio assesses long-term financial position and soundness of long-term financial policies of the enterprise। It also indicates the extent to which the enterprise depends on external funds for its business। ये रेशियो हमें ये भी बताता है कि कंपनी कितना डेट और लोन पे डिपेंडेंट है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि ए हाई रेशियो मीन्स दैट द फर्म इज डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोइंग्स एंड इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द लेंडर्स। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, यानी अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी लोन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ज़्यादा लोन लेने से, ज़्यादा लीवरेज होने से जो कंपनी है उसकी जो है रिस्कीनेस बढ़ जाती है। जो लेंडर्स हैं उनको ज़्यादा रिस्क महसूस होता है और इस वजह से वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। एंड ए लो रेशियो सिग्निफाइज लोअर रिस्क एंड हायर सेफ्टी। ये रेशियो जितना कम होगा, रेशियो कम होने का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स के फंड्स बिजनेस में ज़्यादा लगे हुए हैं और लोन हमने कम लिया हुआ है। तो अगर किसी कंपनी में लोन बहुत कम है तो फॉर द लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने उधार दिया हुआ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कम रिस्की है और उस कंपनी में ज़्यादा सेफ्टी है। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस रेशियो मेजर्स द इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्म इन सो फार एज द फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज कंसर्न्ड। It shows how many times the interest charges are covered by EBIT out of which they will be paid। As interest is a tax deductible expense, EBIT is used as measure of profit। देखिए, जब भी कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है तो सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि जो कंपनी, जो इंडिविजुअल लोन ले रहा है, क्या वो हमारा इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल है या नहीं है। तो दैट्स वाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड। अब क्योंकि इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसके अंदर प्रॉफिट का यूज़ ना करके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यूज़ ना करके हम इसमें यूज़ करते हैं EBIT का, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। ये रेशियो जितना ज़्यादा हो, हायर द रेशियो, ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट्स। बट टू हाई ए रेशियो में इम्प्लाई लेसर यूज ऑफ डेट एंड वेरी एफिशिएंट ऑपरेशंस। बहुत ज़्यादा अगर रेशियो है तो इसका मतलब इससे दो बातें निकलती हैं कि या तो कंपनी के पास लोन बहुत कम है, या कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और वो डेट का यूज़ बहुत कम करती है।
और अगर ये रेशो बहुत कम हो तो कहीं ना कहीं ये लेंडर्स के लिए एक रिस्की साइन है कि भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो क्राइसिस है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, वो बढ़ती जा रही है. So this ratio is very meaningful to debenture holders and lenders of long-term funds. The objective of calculating this ratio is to ascertain the amount of profit available to cover interest on long-term borrowings. A high ratio is considered better for the lenders as it means higher safety margin. Next है हमारा debt service coverage ratio. तो if a firm borrows, then in addition to interest payment, firm has to pay principal payment also. So interest coverage ratio covers only interest payment, so we calculate one more ratio, that is debt service coverage ratio. It considers both interest payment as well as principal payment. तो देखिए अभी जो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा उसके अंदर हम केवल इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं, जबकि जब हम किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो हमें उसके प्रिंसिपल का भी पेमेंट करना होता है. तो डेट कवरेज रेशियो दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है. तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा EBIT प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. तो इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो वी आर यूजिंग EBITDA, यानी हम इसके अंदर ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. पहले EBIT में डेप्रिसिएशन और जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है उनको ऐड कर देते हैं. तो इससे पता चलता है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट कितना है. डिवाइड किया जाता है इसको इंटरेस्ट से, प्लस जो लोन इंस्टॉलमेंट है इसको 1 माइनस टैक्स रेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो हम प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं उसके लिए हमें कभी भी टैक्स शील्ड नहीं मिलती है. तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के लिए वी हैव टू अर्न मोर. इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि सपोज एक कंपनी को एक साल में इंटरेस्ट पेमेंट करना है 100 lakhs का और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है 140 lakhs, यानी प्रिंसिपल पेमेंट 140 lakhs है. And tax rate applicable to the company is 30%. So to pay interest and installment both company needs. अब इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए तो कंपनी को 100 lakhs का ही प्रॉफिट चाहिए. 100 lakhs का प्रॉफिट है तो उससे चला जाएगा. लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप किससे करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है उसमें से फिर आप इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे. तो उसको 140 lakhs के अगर आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टैक्स रेट. तो इट कम्स टू 1 माइनस 0.3, इट कम्स टू 200 lakhs. यानी जब आप 200 लाख रुपए कमाएंगे और उसमें 30% टैक्स दे देंगे तो बचेगा 140 lakhs. तो वो अमाउंट आप प्रिंसिपल पेमेंट के कम आएगी. सो मिनिमम ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट नीडेड बाय द कंपनी इज 100 lakhs प्लस 200 यानी 300 lakhs. The ratio is much useful for financial institutions and lenders because they can assess the interest and principal paying capacity of the firm. क्योंकि यहाँ पर हम दोनों चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं. हम इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी भी देख रहे हैं यहाँ पे और प्रिंसिपल पेइंग कैपेसिटी भी देख रहे हैं. हायर द रेशो बेटर फॉर द लेंडर्स एज देयर इज ए मार्जिन टू गेट देयर पेमेंट्स ऑन टाइम. लोअर द रेशो मोर रिस्क कंसीडर्ड बाय द लेंडर्स. नेक्स्ट है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशो. तो ये रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी ने जितने लोन ले रखे हैं और जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं उनका क्या प्रपोर्शन है. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एसेट्स हैं 100 करोड़ की, लोन है 70 करोड़ के. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लेंडर्स को, लोन देने वालों को लगता है कि कंपनी के पास ज़्यादा एसेट है. ये रेशो जितना ज़्यादा हो उतना कंपनी के लिए, उतना लेंडर्स के लिए बेटर है. तो it measures the safety margin available to the lenders of long-term debts. It measures the extent to which debt is covered by the asset. A high ratio means higher safety for lenders as the firm depends largely on internal funds, while low ratio indicates lower safety to the lenders of the business as it shows that firm depends mainly on the external funds. तो ये रेशो जितना कम हो, ये रेशो अगर जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है कंपनी के लिए, लेंडर्स के लिए, क्योंकि लेंडर्स को इससे ये पता चलता है कि कंपनी लोन पे बहुत कम डिपेंडेंट है. और ये रेशो जैसे जैसे कम होता चला जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने लोन ज़्यादा ले रखे हैं. ज़्यादा लेने की वजह से इसका मतलब कंपनी लोन पे ज़्यादा डिपेंड करती है. तो उससे जो लेंडर्स हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं. द लास्ट वन इज प्रोप्राइटरी रेशो. तो प्रोप्राइटरी रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड टोटल एसेट्स. प्रोप्राइटर फंड्स माने शेयर होल्डर्स फंड्स. तो इस रेशो में हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड्स और टोटल एसेट्स का क्या रेशो है.
प्रोप्राइटर्स फंड्स या शेयर होल्डर्स फंड्स में वही वी इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. एंड टोटल एसेट्स मत मीन्स all total assets, whether they are current assets or they are non-current assets. The objective of computing this ratio is to measure the proportion of total assets financed by shareholders funds. This ratio is important for creditors as they can ascertain the portion of shareholders funds in the total assets employed in the firm. A higher ratio means adequate safety for creditors and lenders. ये रेशो हायर कब होगा? ये रेशो हायर तब होगा जब टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर्स का रेशो ज़्यादा होता चलाएगा. इसका मतलब सपोज एक कंपनी की टोटल एसेट्स हैं 100 करोड़, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं 80 करोड़. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एसेट्स खरीदी गई हैं वो 80% शेयर होल्डर्स के फंड से खरीदी गई हैं, सिर्फ 20% के लिए हमने लोन लिया है. और अगर शेयर होल्डर्स ने केवल 60 करोड़ से लगा रखे होते तो इट मीन्स कि 60% पैसा शेयर होल्डर्स का है और 40% बाहर वालों से ले रखा है. तो ये रेशो, हायर द रेशो बेटर फॉर द company, and a low ratio means lower safety and greater risk for creditors and lenders. तो लो रेशो हमें ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है वो बाहर वालों के ऊपर लोन प्रोवाइडर्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है और बिजनेस के जो ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनका कम पैसा बिजनेस में लगा हुआ है. तो इन दिस वे हमने एनालाइज किया जो सोल्वेंसी रेशो है वो ये बताती है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. इसीलिए इसके अंदर हम करंट लायबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं कि अगर कंपनी ने कोई 20 साल का लोन ले रखा है तो क्या कंपनी 20 साल तक अपना इंटरेस्ट पेमेंट और अपना प्रिंसिपल पेमेंट पे करने में कैपेबल है या नहीं है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.